तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज का दिन पुणे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स फ्री में यूट्यूब पर लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। और पूरा कोर्स मैं इसमें करा करके देने वाला हूँ, वो भी फ्री में। ऐसे ही मेरे और भी सब्जेक्ट्स के कोर्स आने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए भी आने वाला है, ग्राफिक्स के लिए भी आने वाला है, BEE के लिए भी आने वाला है। तो सारा कोर्स आपको मेरे ये यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट नहीं छूटे। ठीक है, हम लोग इसमें अभी फर्स्ट वाला मॉड्यूल जो शुरू करने वाले हैं, जो कि है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में, जिसमें आप देखोगे चैप्टर का वेटेज मैंने एनालाइज करके रखा हुआ है 16 मार्क्स विथ ऑप्शन है। ठीक है ना, 16 मार्क्स तक का ये चैप्टर है, जिसमें टोटल हम लोग 4 टाइप्स कवर करने वाले हैं। 4 टाइप्स का मैं आप लोगों को खाली नाम दिखा देता हूँ। जैसे रोल्स थ्योरम हम लोग करके लेने वाले हैं, ठीक है ना, रोल्स थ्योरम है। फिर उसके बाद में है LMVT, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। फिर इसके बाद में आ रहा है टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज। फिर उसके बाद में आ रहा है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें मैंने जितने सम्स ये लिए हुए, ये सारे के सारे PYQs है, प्रीवियस ईयर में आए हुए सम्स है, मैं आप लोगों को करा कर देने वाला हूँ। ये टाइप से आप ऑलरेडी फेमिलियर रहोगे, 12th स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा है ऑब्वियसली, तो आपको ये रोल्स थ्योरम और LMVT टाइप तो मालूम ही रहने वाला है। लेकिन इसमें जो मैं सम्स देने वाला हूँ वो आपके डिग्री इंजीनियरिंग के बुक के हिसाब से रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें जो मैथ्स की कौन सी बुक हम लोग सर कौन सी बुक रेफर करें, तो मैं आपको बुक का नाम कमेंट सेक्शन में आप लिख करके, तो मैं आप लोग को बुक का नाम भी वहाँ पर बता दूंगा। और वैसे पिन कर देता हूँ मैं, चलो डायरेक्ट आप वहाँ से वो बुक चाहिए तो रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपको और सम्स प्रैक्टिस करना है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। मेरा ऐप का नाम है मैथ अवे। ठीक है ना, ये मेरे मैथ ऐप का नाम है, मैथ अवे नाम से है, और आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर मेरा ऐप जो है ये मिल जाएगा। अब इसके अलावा ऐप पर क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, नोट्स कैसे रहने वाली है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरा आप लोग ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको ना मैं एक मिनट दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से मेरी नोट्स रहने वाली है। देख लो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के लिए मैंने फिलहाल ये अभी कंटेंट ओपन किया हुआ है। तो रोल्स थ्योरम आप लोग देख सकते हो, उसमें पूरा सम देख रहे हो किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये सम सॉल्व किए हुए हैं इसमें। और ये सारे अपने मेथड से ही है, तो टेंशन नहीं, आपको सारे सम जो है समझ में आने वाले हैं। बहुत डिटेल में मैंने इसमें सारे टाइप्स जो है कवर करके रखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं और एक टाइप आपको बस एक एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। देखो LMVT लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का सम भी है। एक ये वाला सम दिखा देता हूँ जो अभी अभी रिसेंटली पेपर में आया हुआ है, अभी के पेपर में आया हुआ सम है, वो भी इसमें देखो पूरा डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा सारे सम सारे टाइप्स मैंने ये ऐप पर सॉल्व करके देखो, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। तो सारे मतलब नोट्स आपको है ना पूरी इसमें कंप्लीट मिलने वाली है। सिर्फ ये वाले मॉड्यूल की नहीं, सारे मॉड्यूल की नोट्स मेरी बनाई हुई और ये ऐप पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग हमारी सीरीज से यूट्यूब की जो फ्री सीरीज है उससे शुरू करने वाले हैं। तो बुक पेन रेडी रखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट फर्स्ट वाले मॉड्यूल सिंगल वेरिएबल कैलकुलस से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले टाइप से शुरू करते हैं, जो कि है रोल्स थ्योरम। ये टाइप से ऑलरेडी आप फेमिलियर हो, अभी मैंने स्टार्ट में बताया। ये आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वही स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने हैं। 4 स्टेप मैंने यहाँ पर लिख करके दिए हैं। जैसे f(x) इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये पहला स्टेप आपका रहेगा। तो जब भी आप इसके सम शुरुआत करो तो आपको है ना सम में पहले तो ये 3 स्टेप को फॉलो करके इस क्वेश्चन की वैलिडिटी को चेक करना है कि भाई ये बंदा जो है वेरीफाई हो रहा, मतलब ये रोल्स थ्योरम से वेरीफाई हो भी रहा है या नहीं। तो वेरीफाई किस तरीके से होगा, ये कंडीशन देखना पड़ेगा। सब समझाने वाला हूँ। कितने लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा भी बोल सकते हैं, सर ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं था। मैं बोलता हूँ टेंशन मत लो, सब डिटेल में बताने वाला हूँ। ऐसा सोचो कि अपने को डेरिवेटिव्स भी नहीं आता है, पूरा बेसिक से कराने वाला हूँ। क्योंकि ठीक है, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज जो लगने वाले हैं वो साइड में लिख कर दूंगा, वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और आपका ये चैप्टर पूरा सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ मेरी गारंटी 100% क्लियर भी होगा, और 100 और 100 आप स्कोर भी करोगे। बस आप लोग मेरे साथ में जो पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करते रहो। देखो रोल्स थ्योरम f(x) इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन a, b ये लिख करके दिया गया है यहाँ पर। तो आपको स्टेटमेंट भी इस तरीके से लिखना है। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि f(x), यहाँ पर f(x) क्या है हमारा, e⁻x इज इक्वल टू साइन x, लिख दो e⁻x साइन x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, है ना, कंटिन्यूस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन a, b। a, b का मतलब ये लिमिट्स देख रहे हो आप लोग, ये 0 जो है ये a रहेगा और पाई जो है वो b रहेगा। तो यहाँ पर आएगा 0, पाई। ये आपका पहला स्टेप हो चुका है। सेकंड वाले स्टेप पर आ जाते हैं। सेकंड वाला स्टेप जो है वो आपको ऐसा लिख देना है कि f(x) जो है इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है ना, f(x) इज इक्वल टू नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखो इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन।
किस में लिमिट्स दिया हुआ है अपने को यहाँ पर 0, पाई में, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड वाला स्टेप अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई करेंगे हम लोग कि भाई ये सम वेरीफाई करने के लिए लायक है भी नहीं, मतलब आगे सॉल्व होगा भी या नहीं। तो एफ ऑफ ए का मतलब हो गया कि आप ए की जगह पर पहले 0 डालोगे। अब जब मैंने ए की जगह 0 डालना है, इसका मतलब कि मैं पहले फंक्शन उठा लूँगा e⁻x sin x, और यहाँ पर जो x दिख रहा है ना, यही है x। अब x की जगह आप पहले डालोगे 0, तो 0 डालो यहाँ पर e⁻0 sin 0। देखो अब कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, वो यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी साथ में लिखो। sin 0 का वैल्यू 0 है, sin पाई का वैल्यू भी 0 होता है, ठीक है। ये साथ साइड में ना कहीं पर भी आप लोग नोट करके रख लेना। तो sin 0 इज़ 0, sin पाई भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो e⁻0 एनी वैल्यू (0) इज़ 1, तो 1 इंटू साइन 0, वट इज़ sin 0 का वैल्यू, इट इज़ 0, तो आंसर मेरे को 0 मिल रहा है। ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, एफ ऑफ बी पर आते हैं। अब दूसरे वाले पार्ट में एफ ऑफ बी का वैल्यू अगर सेम आ गया, मतलब भाई रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड, ठीक है। अब एफ ऑफ बी का मतलब हो गया बी की जगह पाई इज इक्वल टू e⁻0 की जगह पाई डाल देंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा साइन पाई। देखो साइन पाई का वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि ये भी 0 होता है, तो एनी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0। तो समझ में आया कि दोनों भी वैल्यूज़ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। सिंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो आप बोल सकते हो कि रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। देखो कितनी बार क्वेश्चन में ऐसा आता था 12th स्टैंडर्ड में कि चेक दी वैलिडिटी। जब वैलिडिटी चेक करने बोलता था तो पहले 3 स्टेप्स ही करना रहता है, लेकिन अगर वेरीफाई बोलेगा तो वेरीफाई करने के बाद में 4th वाले स्टेप को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, इसमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, मतलब कि आप यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे पहले। तो हम लोग है ना ये स्टेप हटाते हैं, पहले हम लोग ये एफ ऑफ एक्स क्या है उसको लिख लेते हैं एज इट इज़ e⁻x है साइन एक्स है। अब क्या फॉर्मूलाज लगने वाले हैं डेरिवेटिव के, वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मालूम रहना चाहिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लिख करके दे दे रहा हूँ खाली, माइनस साइन एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रहना चाहिए वो है u v रूल, विच विल बी u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 फार्मूलाज फिर हम लोग काम करने वाले हैं। अब f डैश ऑफ x, इसका मतलब u v रूल लगेगा। देखो दोनों यहाँ पर x के फंक्शन है, तो यहाँ पर आएगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखो e⁻x एज इट इज़ आ जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, अभी बताया है ना, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस साइन x एज इट इज़, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आ जाएगा। अब यहाँ पर एक काम आप ये कर सकते हो कि e⁻x को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos x प्लस साइन x। तो ये जो मिल रहा है ना, इसी को हम बोल रहे हैं f डैश ऑफ x। अब क्या कर लेना है कि आप f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 कंसिडर कर रहे हो, तो f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 ये आपका थर्ड वाला स्टेप है। तो किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। सो साइड में कर देते हैं, ये मैं थोड़ा एक पार्टीशन बना दे रहा हूँ। देयरफॉर f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो कंडीशन है पूरी e⁻x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, cos x प्लस साइन एक्स है राइट, यहाँ पर इज इक्वल टू 0। e⁻x यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू विल बी 0, तो मतलब यहाँ पर एक कंडीशन मिल गई। या तो आप इस सम को इस तरीके से लिख सकते हो, या तो थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि साइन एक्स को मैंने साइन एक्स को मान लो मैं अगर यहीं पर छोड़ दिया, तो वहाँ पर जाकर के तो एक काम ऐसा कर देते हैं, cos x को यहीं छोड़ देते हैं, साइन x को वहाँ भेज देता हूँ। जब साइन x वहाँ जाएगा तो माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस साइन x, अब cos x यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाऊँ तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो अंडरस्टूड है क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो साइन x अपॉन cos x होता है tan x बराबर, और या माइनस की साइन के साथ इज इक्वल टू 1। माइनस को वहाँ ट्रांसफ़र अगर कर दूँ तो tan x इज इक्वल टू -1 मिल रहा है।
ठीक है। अब इसके बाद में ना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक चैप्टर था जिसमें जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। पता नहीं याद है कि नहीं कितने लोगों को, जिसको नहीं याद है वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को ये देखना है कि भाई पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल रहता था, हम लोग लिखते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट, ऐसा लिखते थे। यहाँ पर 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते थे, 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते थे, 45 डिग्री को π/4 लिखते थे। तो यहाँ पर साइन होता था या कॉस होता था या tan होता था, थोड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूँ। यहाँ पर आता था 0, हाफ, 1/√2 बराबर, फिर √3/2 और फिर 1, फिर यहाँ उल्टा लिखते थे 1√3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0, फिर यहाँ पर आता था 0, फिर 1/√3, 1√3 और फिर यहाँ पर इन्फिनिटी। हम लोगों को ये देखना है कि tan के कौन से एंगल पर, tan के कौन से एंगल पर 1 वैल्यू मिल रही है। माइनस मत देखो अभी, फिलहाल 1 कहाँ पर मिल रहा है, देखो tan के कौन से एंगल पे 1 मिल रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब होता है π/4। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, ये मैंने समझाया जो आप लोगों को इतना डिटेल में। आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देना था खाली कि tan x = -1 की जगह पर आप tan π/4 लिख सकते हो। अब एक चीज़ आपको ये याद रहनी चाहिए, जनरल सोल्यूशन जो मैंने बताया वो भी बताने वाला हूँ। पहले तो मैंने अभी ये टेबल बताया आप लोगों को, तो tan x = -10 π/4 आया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि tan ऑफ -θ जो है वो -tan θ होता है, या वाइस वर्सा, या तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो। अब यहाँ ध्यान दोगे तो ये -tan θ की तरह ही दिख रहा है कि नहीं, ये -tan θ की तरह दिख रहा है। ये येलो में फॉर्मूला है और यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। स्टेप आपका सम जो है इस तरीके से चल रहा है, ये फॉर्मूला सिर्फ समझाने के लिए। तो ये tan x, अब डायरेक्ट स्टेप पर आ रहे हैं कि tan x = -tan π/4 है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, tan माइनस अगर बाहर है तो मैं माइनस को अंदर कर दूंगा, जब माइनस अंदर हो जाएगा तो -π/4 हो जाएगा। तो tan x = tan -π/4। समझ में ये आया कि x का वैल्यू क्या मिल रहा है, -π/4। लेकिन यहाँ पर जनरल सोल्यूशन का मैं बता रहा हूँ कि कंसेप्ट लगने वाला है। तो जनरल सोल्यूशन का कंसेप्ट किस तरीके से लगने वाला है अभी वो समझा देता हूँ मैं आप लोगों को कि tan θ = tan α implies θ = nπ plus α where n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में पढ़ा है। जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है तो टेंशन मत लो, बस ये लाइन आप याद रखो फिलहाल, ये पर्टिकुलर सम के लिए, क्योंकि इसमें साइन कॉस tan आ गया ना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना है। देखो tan θ = tan α, समझ में ये आया कि tan θ = tan अल्फ़ा, हमारे पास में अल्फ़ा की जगह पर क्या है, tan θ = tan अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह है -π/4 बराबर, -π/4 इम्प्लाइज ऐसा लिखने का कि θ = nπ प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हमारे पास में -π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब i लिख सकते हो या z भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इंटीजर के लिए आप या तो i लिखो या तो z लिखो। अब जो टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए बताई गई है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, उसमें उन लोगों ने i लिखा है, z भी लिखोगे तो वो भी इंटीजर के लिए रहता है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को समझ में क्या आया कि भाई थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, x की क्या वैल्यू आ रही है, थीटा मतलब यहाँ पर x है, x की वैल्यू क्या आने वाली है ये समझना है। तो देखो अगर मैं n की जगह पर 0 डालता हूँ यहाँ पर ये इक्वेशन में, तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, x की जगह n की जगह पे 0 डाल दिया, 0 डाला तो ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस -π/4, तो एक वैल्यू क्या मिला मुझे, -π/4 मिला। फिर मैं क्या करता हूँ, इनकी जगह पे 1 डालता हूँ। जब मैं इनकी जगह 1 डालूंगा तो यहाँ पर आएगा 1π मतलब पाई होता है, प्लस माइनस -π/4 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4π हो जाएगा, 4π - π इज़ 3π, तो यहाँ पर आ जाएगा 3π/4, ठीक है। नेक्स्ट थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह पर अगर मैंने 2 डाल दिया तो 2 डालने के बाद में क्या हो जाएगा वापस से यहाँ पर 2π बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2π माइनस π/4 बराबर ना, प्लस माइनस माइनस आने वाला है। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 4 2 8, 8π - π इज 7π/4। अब हमारे को सम की वैलिडिटी जो चेक करना है, वो वेरीफाई जो करने बोल रहा है x की वैल्यू के लिए, वो x का वैल्यू 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। हमारा x का वैल्यू 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। तो देखो ये है π/4, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में 45 डिग्री, एंड दैट टू माइनस में,
ये 45 डिग्री का वैल्यू माइनस में, हमारा वैल्यू जो है वो 0 और पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, हमारा वैल्यू इन दोनों के बीच में होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं, -45 हो गया। चलो ये वाला वैल्यू गया, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 3π/4, हाँ 3π/4, 3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री है ना, पाई का मतलब 180 होता है, बाय 4। यहाँ पे 2 ज़ा 90 ज़ा 2 1 ज़ा 2 45 ज़ा 45 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री देखो 0 और 180 के बीच में आ रहा है, मतलब हाँ एक ये वैल्यू हमारा हो सकता है। दूसरी वैल्यू के लिए भी अगर मैं चेक कर लूँ, यहाँ पर मैं 7 अगर कर देता हूँ, है ना, 7π/4 है, तो अगर मैंने इसको 7 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हमारे को वैल्यू 0 और 180 के बीच में मिल रही है, ये चेक करना है। नहीं आ रही है वैसे, फिर भी बता दे रहा हूँ। 7 5 ज़ा 35 और 7 4 ज़ा 28 बराबर 28, 29, 30, 31, 315। हमारे को वैल्यू चाहिए 180 के बीच में, तो 180 और 0 के बीच में जो हमारा आंसर आ रहा है वो सेकंड वाला आ रहा है, ये और ये आंसर नहीं है हमारा। तो इसके साथ हमारा सम जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आया रहेगा। इंपॉर्टेंट सम है, आप लोगों को बस ऐसा लास्ट में लिख लेना है कि देयरफॉर x = 3π/4, बस ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आया है। ये फर्स्ट वाला सम था और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और बोर्ड्स में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सम जो रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ PYQ सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। नेक्स्ट आपको सम अगर आपकी मर्जी का कोई चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप बता सकते हो, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। दिस इज सैयद काशिफ साइनिंग ऑफ। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।